अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एपिसोड नंबर 4 लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। मैं तेरी हो गई यहाँ अस कलम एस आई राइटर्स। चले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात पूछे साहब, तुम भी यही सोच रहे हैं ना कि अपन के करेक्टर का क्या भरोसा, अब उनके साथ पता नहीं कितनों ने क्या कुछ किया होगा। अगर ऐसी बात है ना साहब, तो अपन अपनी माँ की कसम खाकर बोलती है, अपन को आज तक किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, हाथ क्या उंगली नहीं लगाई। अपन को सारी लाइफ में एक मर्द पर भरोसा हुआ है, एक मर्द के सामने अपना तन मन वारने का दिल किया है अपन का, और वो है तू है साहब। लेकिन तूने भी चंबेली को बाकियों के जैसा जैसा ले लिया है। अपन नहीं जानती अपन का बाप कौन है। बोले तो सच ये है कि अपन नाजायज़ है, लेकिन अपन की माँ ने हमेशा यही सपना दिखाया था कि इसकी बेटी धंधा नहीं करेगी। जब तक अपन की माँ जिंदा थी, किसी ने अपन पर उंगली नहीं उठाई थी। अपन से किसी ने नहीं बोला चंबेली उठ और धंधा कर। लेकिन दुनिया ये एक रिश्ता देकर खुदा इसको भी मेरे से ले गया। और इस रानी बाई को बस एक मौका मिलना चाहिए था, जो खुदा ने खुद प्लेट में रख कर इसको दिया। ज़ारों कतार होते हुए घुटनों के बल ज़मीन पर बैठती चली गई। तो अपन के 20 लाख रुपए देकर आया है ना, तो जो दुनिया अपन के साथ करेगी वो अभी तू कर ले अपन के साथ, ताकि चंबेली को हमेशा याद रहे किसको क्या औकात है। अपना दुपट्टा गले से उतार कर नीचे फेंकते हुए वो अपना मुंह हाथों में छुपा कर ज़ारों कतार रोने लगी। सलीम ने एक नज़र इसके हिचकोले खाते वजूद पर डाली और लड़खड़ाते कदमों से बाहर के जाने पड़ गया। ये रात दोनों पर ही बहुत भारी थी। एक तरफ चंबेली जहाँ अपनी बदबख्ती पर मातम कना थी, वहीं सलीम के दिमाग पर चंबेली का बोला गया कि अल्फाज हथौड़े की मानद बरस रहा था। अगर वो अपनी ज़िंदगी में अकेला था, तो चंबेली के पास भी इसका कोई अपना नहीं था। इसे क्या चाहिए था? बस वो हमेशा इसके साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजारने की ख्वाह थी। और जो लड़की इस भेड़ियों की दुनिया में भी अपनी इज्जत की हिफाजत किए हुए थी, जिसके किरदार की गवाही इसकी आंखें और आंसू दे रहे थे, ऐसी लड़की को क्या वो अपना हमसफ़र नहीं बना सकता था? और फिर बड़ी महफिल में इसके चेहरे पर फैले कर्ब को देखकर ही तो वो इसे बिना सोचे समझे अपने साथ ले आया था। और अंदर से बुरी तरह टूटी हुई थी, जिसका एहसास इसे अभी कुछ देर पहले ही हुआ था। वो भी तो टूटा हुआ था, बिखरा था। क्या वो दोनों एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते थे? दिमाग में बनते बेशुमार सोचों के जाल पर इसने ज़ोर से आंखें मीच ली। एक लंबी सांस खींचकर वो आखिर और हतमी फैसला करके वहाँ से उठा, और मोबाइल पर उंगलियां तेज से चलाते हुए इसने किसी का नंबर मिलाकर कान से लगाया। तकरीबन 2 घंटे बाद वो फिर से कमरे में दाखिल हुआ था, तो सामने ही वो वीरान आंखें लिए वैसे ही बैठी थी जैसे वो छोड़ कर गया था। बस पहले आंखों से आंसू रवां थे, और अब चेहरे पर आंसू के मीठे मीठे निशानात के साथ आंखें एक जगह ठहर गई थी। इसके करीब आकर सलीम ने एक नज़र इसके हुलिये को देखा। दुपट्टा अभी तक एक तरफ गिरा अपनी नाकदरी को रो रहा था। एक लंबा सांस लेकर इसने दुपट्टा उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। इसे पहनो चंबेली और चलो मेरे साथ। नहीं साहब, अपन कहीं नहीं जाएगी। अपन अपनी औकात समझ गई है। मेरे को वापस वहीं इस कोटे पर छोड़ा। वहाँ जो भी ये काम अपनी मर्ज़ी से करता है। रानी बाई इसके साथ बहुत अच्छे से रहती हैं, इसको मारती भी नहीं है। मैं भी आज से कोशिश करूँगी मैं भी आज से कोशिश करेगी कि ये काम अपन अपनी मर्ज़ी से करे। अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश करते हुए इसने गुलोगीज गुलोगेज लहजे में कहा, बस बहुत हो गया चंबेली, कुछ भी बोले जा रही हो, कब से सुनो। उठो। मारे से अपनी माँ की चादर निकाल कर इसके गिर्द फैलाते हुए इसने सख्त लहजे में कहा था, मौलवी आ गए हैं, जो पूछे बिना नखरे किए सही से जवाब देते ना। पहले तो चंबेली को इसकी बात की समझ नहीं आई, लेकिन फिर समझने लगी तो एक झटके से सर उठाकर इसकी तरफ देखा, जो पुरजोश नज़र से इसकी तरफ देख रहा था। तो साहब, आप अपन से शादी करेगा? कब बातें लहजे में पूछते हुए इसने सलीम की आंखों में देखा था। हाँ रे चंबेली, अपन तेरे से ब्याह रचाएगा साला। अपन सोचा, एक तो चंबेली अच्छी है, इतनी प्यारी है और इतनी खूबसूरत है, ऊपर से काम भी कर लेती है, अपन से शादी भी तो करना चाहती है। तो ऐसी लड़की अपन अगर मोमबत्ती लेकर भी ढूंढेगा, तो मेरे को नहीं लगता मेरे को चंबेली जैसे कोई दूसरा पीस मिलेगा। बिल्कुल इसी के अंदाज में कहते हुए वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराती रहना अब तो सारी ज़िंदगी साला। अपन को तेरी आंखों में एक आंसू नहीं चाहिए, आंखों की पोरों पर इसके आंसू को चुनते हुए इसने चंबेली की आंखों में देखा था। असूद ने शौकत से गन चीर कर इसके रुमाल से पकड़ा, और पुलिस का हॉर्न सुनते ही शौकत ने लड़खड़ाकर उठते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन असूद को एक ज़ोरदार गुस्सा पड़ते ही वो दोबारा वहीं ढह गया था। असूद ने शौकत को छोड़ते हुए आगे बढ़कर इंस्पेक्टर को सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए रुमाल पकड़ी गन इसके हवाले कर दी। देखिए मिस्टर असूद एंड सलीम, आप दोनों को अपना अपना बयान देने पुलिस स्टेशन आना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर, हम आ जाएंगे। सलीम ने खुद आगे आते हुए असूद की
सूद को कुरत की तरफ जाने का इशारा किया। मैं सब संभाल लूंगा। जो गाड़ी की आवाज़ सुनकर एक बार फिर बाहर निकल आई थी। कुरत, गाड़ी में बैठो। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते हुए सूद ने कुरत को बैठने का इशारा किया था। मगर सूद, इसको गोली लगी है, मर गई है क्या वो? खौफ से कांपते हुए इसने सूद की तरफ देखते हुए पूछा। देखो कुरत, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम बैठो गाड़ी में। इसे गाड़ी में बिठाकर वो खुद भी दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में आ बैठा और फिर बिना किसी देरी के गाड़ी स्टार्ट कर दी। ड्राइविंग करते हुए इसने फ्रंट मिरर इसने मुड़कर कुरत की तरफ देखा। फोटो को सीने से लगाकर सीट की पुष्ट पर सर गिराए वो बेआवाज़ रो रही थी। कुरत, मेरी जान, बस करो। इसके गाल पर फिसलते आंसू को अंगूठे से साफ करते हुए इसने इसके गाल के नीचे हाथ रखा। सूद, इसके हाथ पर अपना हाथ रखते इसने भीगी नज़रों से सूद की तरफ देखा। आप प्लीज़ गाड़ी रोके, मुझे घुटन हो रही है। ठीक है मेरी जान, लेकिन ये रोना बंद करो। गाड़ी को एक तरफ लगाते हुए सूद ने झट से कुरत की तरफ का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ आगे किया। बाहर आओ। इसका हाथ पकड़कर बाहर निकालते हुए सूद ने एक हाथ से तस्वीर पकड़कर गाड़ी की पिछली सीट पर रखी। बाहर बाहर निकलकर हर तरफ चलती चलती ठंडी हवा में सांस लेते हुए इसे सच में अच्छा लगा था। पैंट की जेबों में हाथ डालकर सूद ने एक नज़र कुदरत की तरफ देखा। आंखें ज़ोर से नीचे, लबों को आपस में बस किए लंबे सांस लेकर शायद वो अपने अंदर उठते गुबार को रोकने की कोशिश करती, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कुरत कोई भी गुबार अपने दिल में रखे। इधर आओ कुरत। अपना एक हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए सूद ने इसे अपनी जानिब आने का इशारा किया। कुरत ने एक नज़र इसके बड़े हाथ हाथ की तरफ देखा और फिर इसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ इसे कोई तंज, कोई चैलेंज जीतने की खुशी ढूंढने से भी नहीं मिली थी। कुछ था तो दर्द। वो वो इसके दर्द में खुद भी खुश नहीं था। मोहब्बत और सच्चाई का अक्स लिए वो आंखें थीं जो इसके मुखलिस जज्बातों को चीख चीख कर बयान कर रही थी। अपना कपकपाता हाथ इसकी चौड़ी हथेली पर रखकर कुरत ने इसकी हाथ को मजबूती से पकड़ा। हल्का सा झटका देकर सूद ने इसे अपनी जानिब किया। इसके हाथ को अपने सीने पर रखते हुए दूसरे हाथ से इसका सर अपने दिल के मकाम पर टिकाया। रो लो थोड़ा सा, और बस ये आखिरी बार रोना है तुमने, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो तो मरीना मलिक की सोच भी हमारी ज़िंदगी में किसी तलखी की वजह बने। हमारी दुनिया में मरीना मलिक के अल्फाज को भी आने की इजाज़त नहीं है। कुरत, इसे तुम मेरी ज़िद मानो या मेरा हुक्म मानो, लेकिन मरीना मलिक को तुम अपने दिलो दिमाग से भी निकाल कर बेदर्द इसकी इसकी यादों और तकलीफ़देह सोचों को यहीं फेंक कर जाओगे, क्योंकि वहाँ मामा और पापा तुमसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे तुम्हारे अम्मी अबू करते थे। तो अब तुम्हें सब तकलीफ़देह सोचों को यही छोड़ना होगा। इसीलिए अब हमें अपनी खुशियाँ इकट्ठी करनी हैं, जिनमें कोई झूठ, फ़रेब और बुग़्ज़ की जगह नहीं। तो मिसेस सूद मलिक, आपको अपने शौहर की मोहब्बत के जहां में वेलकम है। लंबी सांस अपने अंदर खींचते हुए इसने कुरत के गिर्द अपना मजबूत बाजों का हसार और तंग किया। मुझे माफ़ कर दो, आप पे शक या किस बात पर यकीन नहीं किया, आपको बुरा भला कहा। आपने कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक बार भी आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं की। वो औरत मेरे पापा को मुझसे छीन कर सारी ज़िंदगी झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाती रही, और मैं पागलों की तरह इस पर यकीन करती रही। मम्मा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे दिल में नाबर्दाश्त होने वाली तकलीफ़ हो रही है। आप तो सब ठीक कर देते हैं ना मम्मा, मेरी तकलीफ़ का दूर कर दे। मुझे लगता है मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होकर बिखर जाऊंगी। मुझे बचा लो सूद, मैं टूटना नहीं चाहती। आपने कहा था जब मैं टूट कर बिखर जाऊं तो आप मुझे समेट लोगे। आपने सही कहा था। ये चैलेंज मैं हार गई हूँ, और मैं सच में हार गई। आपके साथ मोहब्बत होने के साथ साथ मैं खुद भी आपकी हो गई हूँ। निकाह अब ये माजी चल रहा है। इन्होंने बीच बीच में लिखा हुआ है माजी, तो मतलब आप लोग क्लियर लिखे ना माजी है। निकाह पढ़वा कर जहाँ चला गया था, लेकिन उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में किसी की बीवी बन गई, या वो सारी ज़िंदगी चार दीवारी में महफूज रहेगी। कोई इसे गलत नज़र से नहीं देखेगा, ना ही कुछ गलत बोलेगा। तशक्कुर के दो आंसू पलकों से टूटकर गाल पर बह गए थे। दरवाजे में खड़े सलीम ने इसे झुके सर और हाथों पर गिरते आंसू को देखा और कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक किया। धीरे से इसके करीब आकर इसने चमेली के बराबर बैठते हुए इसके नाजुक से हाथ को अपने हाथ में लिया था। हम कुछ देर पहले अपन बोला था कि अपन को तेरी आंखों में ही आंसू नहीं मंगते, लेकिन तेरे को अपन की कोई बात समझ नहीं आती। तो अपन की कोई बात नहीं मान सकती। आज ये बात नहीं मानी, आगे पता नहीं तो अपन की कौन सी बातें
से इनकार करेगी। अफसोस से सर हिलाते इसने दुख भरे अंदाज में कहा था, नहीं रे अपन, तेरी सारी बात मानेगी और अपन दुखी थोड़ी है, ये तो खुशी के आंसू है। अपन की शादी हो गई, अब अपन को कोई नहीं बोल सकता, कोई गलत अल्फाज भी नहीं बोलेगा, गलत नज़रों से भी नहीं देखेगा। इसके कंधे पर सर टिका कर बोलते हुए इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले थे। तो अपन की चंबेली का आज रोना धोने का मूड है, ठीक है, आज की रात तो कोई नहीं रोता, सब प्यार करते हैं। अगर तेरा रोने का कोई प्लान है तो मुझे तो पहले ही बता दे, अपन प्यार लेने के लिए दोबारा रानी बाई के कोठे पर चला जाएगा। खबरदार, जो तूने दोबारा जगह जाने का सोचा भी, मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। तेरे को प्यार चाहिए तो अपन करेगी तुझसे प्यार, बोल कितना प्यार चाहिए तेरे को। उसके कंधे से सर उठाकर सलीम को धमकाते हुए वो जाने क्या क्या बोल रही थी, ये शायद वो भी नहीं जानती थी। बोले ना, सर उठाकर इसकी आंखों में देखते हुए एक बार पूछा, लेकिन इसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हुए इसे अपने बोले गए अल्फाजों का सही मतलब समझ आ गया था। शर्म के मारे सर झुकाने के साथ खुद भी आधा झुकते हुए इसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर इसकी हालत देखकर सलीम का चटपार कहकर हवा में बुलंद होता, ओ चंबेली, तुम सच में अमेजिंग हो, थोड़ी बेवकूफ़ हो, लेकिन मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी मेरे लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। बेड पर लेटते हुए इसे चंबेली की कलाई पकड़कर झटका देते इसे अपने सीने पर गिराया था। इसे कमर में हाथ डालकर गिरफ्त मजबूत करते हुए बेड पर लिटाकर वो खुद चंबेली पर झुक गया। करो प्यार, जितना चाहिए इतना करो प्यार, लेकिन आज तो मेरा प्यार करने का मूड है। और बहुत सारा प्यार करने का दिल कर रहा है। इसके गले से दुपट्टा हटाते हुए सलीम ने चमेली की तरह देखा। सुर्ख होते रुखसारों पर लड़ती पलकों की झालर गिराए वो बिना किसी मेकअप के भी सलीम के दिल के सारे तार हिलाते हुए इसके सुलगते जज्बातों को और भड़का गई थी। इसके माथे पर अपने सुलगते रब रखते हुए इसे चंबेली के माथे पर अपना माथा टिकाया था। सुनो चंबेली, मैं भी बहुत अकेला हूँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम हमेशा मेरे साथ मेरे पास है ना, हमेशा मुझसे मोहब्बत करना, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे तुम अच्छी लगती हो, लेकिन वादा करता हूँ हमेशा तुमसे मोहब्बत करूँगा, तन से मन से, सारी ज़िंदगी। ये सलीम सिर्फ अपनी चमेली का ही रहेगा। इसके रुखसारों को अपने लबों से छूते हुए अब वो पूरी शिद्दत से इसके लबों पर झुक आया था। धीरे धीरे इस पर अपनी शिद्दत लुटाते हुए वो इसके पूरे पूरे वजूद पर हावी हो गया था। हमेशा से उसे यही डर था कि इसकी नस्वानियत कोई मजरूह ना कर दे। क्या वो भी वहाँ रहने वाली औरतों की तरह हलाल और हराम रिश्तों का फ़र्क भूल जाएगी? ये सब सोचते ही वो खुदा इसे रो रो कर दुआ गो होती थी, या अल्लाह ऐसा दिन दिखाने से पहले मुझे मौत आ जाए। इसकी माँ हमेशा से यही वादा लेती थी कि वो इस हराम और नाजायज़ काम का हिस्सा कभी नहीं बनेगी, लेकिन इसके कोटे की दुनिया को छोड़ जाने का हर ख्वाब रानी बाई ने मिट्टी में मिला दिया था। थक हार कर इसने सिर्फ खुदा से अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, और देर से ही सही खुदा ने इसके वादे और दुआओं की लाज रखी थी। 3 साल हो गए थे इसे चंबेली के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करते हुए, जब ही एक दिन शौकत ने सलीम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अपने बाप को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर इसका खून खोल उठा था। दिल के हर जख्म से एक बार खून रसने लगा था। अपनी माँ को जख्मों से चूर मुर्दा वजूद एक बार फिर इसकी आंखों के सामने घूम आया था। और फिर जो काम करने को शौकत ने इससे कहा, सलीम को अफसोस होने लगा कि वो इतनी लालची शख्स का बेटा है, लेकिन इसके ऑफ़र के साथ सलीम का दिमाग दूसरी तरफ घूमा। शौकत की किए की सज़ा इसे देने और अपनी माँ के आंसू का हिसाब लेने के लिए सलीम ने इसके ऑफ़र को कबूल कर लिया। और इस दिन इसके इरादों और पक्के हो गए थे। जिस दिन कुछ पैसे लेने के लिए इसने मरीना का लॉकर तोड़ दिया था, और वहाँ से उसे वो सीडी मिली जिस पर एक ख़ास तारीख लिखी हुई थी। इसने इस सीडी को एक बॉक्स में रखा था। सलीम ने कुछ सोचते हुए इस सीडी को अपने जैकेट में छुपाकर ज़रूरत के पैसे उठाए और वहाँ से चल दिया। जैसे जैसे वो सीडी देखता गया इसके होश उड़ गए। अपने बाप से तो वो बचपन से वाकिफ़ था, मगर वो पैसे के लिए किसी को जान से भी मार सकता है इस बात का अंदाज़ा नहीं था इसे। लेकिन मरीना को अपने मुँह से इतना जहर उगलते देख कर इसे बहुत हैरत हुई, क्योंकि इसके हिसाब से औरत इसकी माँ जैसी होती है, जो सारी ज़िंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए शौहर का हर जुल्म सहती रहे। लेकिन औरत चंबेली जैसी होती है, जो एक कोठे पर पैदा होकर भी अपनी इज्जत की हिफाजत करके खुद भी लड़ी और खुदा से भी उम्मीदें वाबस्ता रखी। बहुत बार आगे पीछे इसने कुरत को इसकी माँ और शौकत की सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि इसका सारा प्लान धरा का धरा रह जाता। और फिर मरीना मलिक और शौकत की ज़िंदगी में किसी तूफ़ान की तरह सूद मलिक आया, जिसे पहले दिन ही खिड़की से अंदर आते देख सलीम ने देख लिया था। और जब तक सूद कुरत के कमरे में रहा, सलीम भी दरवाजे से कान लगा कर खड़ा हो गया। मरीना के लिए सूद की नफरत इसी वक्त सलीम पर आश्कार हो गई थी। तभी एक ठंडी सांस लेकर मुंह में बबल चबाते हुए इसने अपने बाल संवारे थे। वाह, लगता है बंदा
आर या पार्क के चक्कर में आया है। और आशिक भी लगता सही है भाई, तू अपना काम कर, मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊँगा, अगर हो सके तो तेरी मदद ज़रूर करूँगा। फिर दूसरे दिन इसने सूद को कॉलेज के बाहर कुरत से बात करते देखकर वो खुद एक तरफ होकर खड़ा हो गया। सूद ने इसकी इस हरकत पर हैरत से आबरू उठाकर इसकी तरफ देखा। बदले में सलीम ने आंख मारते हुए इसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली। सूद को वो इंसान बुरा नहीं लगा। तभी अगले दिन इसे एक होटल में बुलाया और सलीम भी ये सब अकेले नहीं कर सकता था, ये बात वो अच्छे से जानता था। इसलिए सूद को सब सच बताकर वो कुरत को मरीना और शौकत से बचाने के इस प्लान में इसका साथी बन गया था। लेकिन शौकत के सामने अजीब अजीब प्लान बता बताता कि वो अपनी तरफ से इनके साथ होने की भरपूर एक्टिंग करता है। कभी कभी शौकत इसे घूर कर देखता जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसी वक्त सलीम के कोई ऐसी हरकत करता जिससे शौकत का दिमाग घूम जाता और वो सलीम पर 100 लानतें मारता। वहाँ से 9 2 11 हो जाता। वाह मेरी जान, इज़हार मोहब्बत किया अभी तो कौन सी जगह जहाँ मैं अपने जज्बात का इजहार भी ना कर सकूँ। अब जल्दी से रोना रोना बंद करो, क्योंकि मुझे रोंदू लड़कियां नहीं पसंद। इसके बालों पर अपने रग रखते हुए इसने कुरत की कमर पर गिरफ्त मजबूत की और मैं नहीं रो रही मुंह बनाकर अपनी बात कहते हुए इसने मुंह फुलाया था। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम नहीं रो रही, अब घर चले, मुझे नहीं जाना, कुछ देर यहीं रुके, मुझे सुकून मिल रहा है यहाँ, मगर अब मुझे सुकून नहीं आ रहा मेरी जान। सूद ने मुंह बनाकर कहते हुए इसकी तरफ देखा। क्यों, आपको क्या हुआ है? कुरत ने हैरत से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुमने इज़हार मोहब्बत किया है तो फिर अपनी बात तो दूरी छोड़कर सूद ने लब आपस में पीछे थे तो फिर क्या? कुरत ने समझी से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। तो फिर मुझे अब अपना हक चाहिए, तुम चैलेंज हार गई हो, अब हमारे रिश्ते को मुकम्मल हो जाना चाहिए, मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करना है संजीदगी से कहता वो कुरत की उसान का तक कर गया था। असूद मामा, मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं। सरहद से इसके हिसार से निकलते ही वो तेजी से गाड़ी में बैठ के इसकी हरकत पर असूद का एक बुलंदोबाग टहका फिजा में बुलंद हुआ था। बालों को हाथ से पीछे करते हुए इसने एक नज़र गाड़ी में बैठी कुरत को नाखून चबाते देखा। जितना भागना है भाग लो मेरी जान, मगर सच तो यही है, अब तुम मुझसे भाग कर कहीं नहीं जा सकती। अब जबकि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो इस बार का इजहार भी कर चुके हो, तो अब हमारे बीच में इन दीवारों का होना बेकार है। पहले तुमसे दूर रहने की वजह थी, लेकिन अब तो तुमसे दूर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्कुराते हुए इसने कुरत का घबराया रूप अपनी आंखों में समाया था और गाड़ी में बैठकर बिना इसे और तंग किए इसने अपनी गाड़ी अपनी मंजिल पर बढ़ा दी। अस्सलाम वालेकुम ड्राइंग रूम में दाखिल होते इसने यूसुफ मलिक को बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, आज इतने दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर 12 बजने की बजाय मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। सूद ने फ़ोन करके इन्हें सब बता दिया था, लेकिन वो कुरत को अपने साथ लेकर आ रहा है ये नहीं बताया था। अच्छा, चश्मा नाक पर दुरुस्त करते हुए उन्होंने अखबार फोल्ड करते हुए टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए सूद की तरफ देखा। लेकिन सूद के साथ इस मासूम सी गुड़िया को देखकर यूसुफ मलिक को बस एक पल लगा था इसे पहचानने में। कुरतुलैन, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरा बच्चा। हैरत को और खुशी से मिले जुले तासुरात से उन्होंने कुरत को अपने पास आने का इशारा किया था। बड़े पापा, एक बार फिर रोते हुए वो इस बार यूसुफ मलिक के सीने से जा लगी थी। अपने बड़े पापा में से, यार मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। अपने बड़े पापा में से हमेशा आफ्ताब मलिक की परछाई नज़र आती थी। आप इतने सालों में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने कितनी बार आपको बुलाया, मगर पापा के जाने के बाद आप एक बार भी नहीं आए। क्यों बड़े पापा, मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ? नहीं बेटा, हम आए थे तुमसे मिलने, मगर मरीना मलिक ने तुम्हें हमसे मिलने ही नहीं दिया। मगर तुम ठीक हो, इस बात की इन्फॉर्मेशन हमें तुम्हारे बाबा के ड्राइवर दानियाल से मिलती रहती थी। बड़े पापा, इसने मेरे बाबा को मारा। यूसुफ मलिक के सीने से लगकर एक बार फिर अपना दर्द याद आया था। नहीं मेरा बच्चा, सब्र करो, बुराई का खात्मा हो चुका है और वो अपने गुनाहों का बोझ लेकर कहीं और नहीं इसकी अदालत में होगी, जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। फिक्र नहीं करो, अगर इस दुनिया में नहीं तो इस जहां में अपने किए की सज़ा पाने के लिए वो तैयार है, तो उस जहां में अपने किए की सज़ा पाने के लिए वो तैयार रहेगी। इसका सर थपथपाते हुए यूसुफ साहब ने इसे दिलासा दिया। अब चुप हो जाएं बिल्कुल, पहले ही आपने रो रो कर खुद को बुखार चढ़ा लिया है। मुस्कुराते हुए उन्होंने कुरत के आंसू साफ किए थे। मुस्कुरा कर देखिए अब मुझे आप। मुस्कुरा कर इसने दोनों गाल खींचते हुए यूसुफ मलिक ने कुरत को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। कुरत बेटा, यूसुफ मलिक के पीछे से हैरत और खुशी में डूबी आवाज़ उभरी। तुम आ गई जी, बड़ी अम्मी। नूरुलैन भी नौरीन बेगम की तरफ मुस्कुराकर बढ़ते हुए वो उनके गले से जा लगी थी। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, इतनी कमज़ोर क्यों हो? मदीना खाने पीने को नहीं देती थी क्या? फिक्रमंदी से उन्होंने कुरत के नाजुक से वजूद को देखा। बेटा कुछ खाओ पियो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, कल को बच्चे भी होंगे, अगर तुम यूं ही कमज़ोर हो गई तो कैसे चलेगा? नूरीन बेगम की बातों पर जहाँ कुरत का सर शर्म के मारे झुक गया था, वहीं असूद का चटपार कहका हवा में बुलंद हुआ था। बेगम, हमारी बेटी अभी अभी आई है, आप खाने पीने का इंतज़ाम करें। यूसुफ मलिक ने नूरीन को घूरते हुए कहा। अरे आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ठीक कह रही हूँ माँ, आपकी बहू ने अभी अभी भी कुछ नहीं खाया।
असूद ने मुस्कुराते अपनी माँ के कंधे पर सर टिकाया था। शुक्र है आज इतने दिनों बाद मेरा बेटा मुस्कुरा रहा है, वरना मुझे लगा पता नहीं मेरे बेटे का दिमाग वो मरीना और कितना खाएगी। आप लोग बैठे, मैं बस 5 मिनट में खाना लगवाती हूँ। असूद, कुरत बेटा अपने इतने में आप लोग फ्रेश हो जाएं। कुरत बेटा, मैं तुम्हारे लिए ऊपर वाला कमरा खुलवा देती हूँ, आपका सामान आपके घर से यहाँ आ जाएगा सुबह तक। क्यों 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 मम्मा? सूद ने नूरीन बेगम की बात पर पुरजोर एहतजाज किया था। मम्मा, ये कोई मेहमान नहीं, आपकी बहू है, मेरी बीवी है, किसी और कमरे में क्यों रहेगी? ये कुरत मेरे कमरे में रहेगी। खबरदार, जब तक रुखसती नहीं हो जाती दूसरे कमरे में ही रहेगी। और खबरदार, जो तुम रुखसती से पहले हमारी बेटी से मिलने की कोशिश भी की तो किसने रोका है? रुखसती करे ना करे, रुखसती तो मैं तो कहता हूँ अभी वो दुपट्टा पहनाएं कुरत को, जो मम्मा कुरत के लिए लाई थी, और फिर अपनी दुआओं के साथ कुरत को मेरे कमरे में पहुंचा दे। बस हो गई रुखसती। असूद ने आसान सा मशवरा देते हुए कहा था। बरखुरदार, हमेशा अपनी आपकी मनमानी नहीं चलेगी। निकाह आपने अकेले कर लिया तो इसका क्या मतलब? हम रुखसती भी तुम्हारे कहने के मुताबिक रुकी सूखी कर दे? जानते भी हो तुम्हारे माँ के कितने अरमान थे तुम्हारी शादी को लेकर। इनके सारे अरमानों पर तुमने पानी फेर दिया। नहीं डैड, वो कह रहा था कुरत को डर डर लगेगा अकेले कमरे में। बेटा, वो आज तक अकेले कमरे में ही सोती आई है। डैड, आप एक बार कुरत से भी पूछ लें प्लीज़, वो क्या चाहती है। मेरी बेटी मेरे साथ है, वो भी वही कहेगी जो मैंने फ़ैसला कर दिया। क्यों कुरत बेटा, बताओ ज़रा अपने आधे शोहर को, क्या तुम क्या कहती हो मेरे फ़ैसले के बारे में? बड़े पापा, जैसा आपको ठीक लगे। चोर नज़रों से सूद की तरफ देखते हुए उसने आफ्ताब मलिक के हक़ में फ़ैसला सुनाया था, जिस पर सूद ने घूर कर इसकी तरफ देखा था। सुन लिया हमारी बेटी का फ़ैसला? कुरत का फ़ैसला सुनते ही यूसुफ मलिक ने गर्दन अकड़ा कर सूद की तरफ देखा था। लेकिन डैड, कोई डैड वैड नहीं, अभी तुम जाओ और सो जाओ। मगर डैड, मैं कुरत के बगैर कैसे सोऊंगा? सूद ने मुँह बनाते हुए कहा। बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे आज तक सोते आए हो। बट डैड, अब मैं शादीशुदा हूँ, कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा अब मैं। असूद, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ओके, जाता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बता दे रुखसती कब तक होगी? देखेंगे देखेंगे 2-4 हफ्तों तक। यूसुफ मलिक ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा। नो डैड, ये जुल्म है मुझ पर। मम्मा, आप बात करें ना पापा से। यूसुफ मलिक पर कुछ असर ना होते देखकर इसने अपनी माँ को इस बहस में घसीटा था। बेटा, मैं क्या बोलूँ, मैंने तो तुम्हारे पापा से कहा था कि 3-4 महीने रुखसती का नाम भी ना ले, लेकिन वही चाहते हैं कि रुखसती जल्दी हो जाए, तभी ये इतनी जल्दी रुखसती कर रहे हैं। अब तुम ही समझाओ अपने डैड को, इतनी जल्दी रुखसती की क्या ज़रूरत है? कौन सा कुरत बेटी कहीं जा रही है? अब तो वो यूं ही हमारे साथ ही रहेगी। बिना सूद की तरफ देखे उन्होंने मस्कीन से सूरत बनाकर कहा। हैरत से मुँह खोले, इसे अपनी माँ के ज़ालिमाना इंकशाफ सुने। एक नज़र अनजान बने अपने बाप पर डालकर कहर बसाती नज़रों से कुरत को घूरा, जो इसकी बेताबियाँ जानने के बावजूद इसके माँ बाप के साथ इस प्लान में शामिल हो गई थी। मोबाइल उठाकर तनफन करता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था और इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया कि धाड़ की आवाज़ ड्राइंग रूम में बैठे हर अफराद के कानों तक पहुंची थी। और कुछ सेकंड एक दूसरे की तरफ देखने के बाद यूसुफ मलिक और नौरीन के कहकर ड्राइंग रूम में गूंज उठे थे। कुरत का पहले से झुका सर शर्म के मारे कुछ और ही झुक गया था। तब इस हालत समझते हुए यूसुफ मलिक के इशारे पर नौरीन बेगम इसके पास आई और यूसुफ मलिक ने अपने कमरे की राह ली। तुम फिक्र नहीं करो मेरी गुड़िया, तुम्हें तुम्हारे शोहर से ज़्यादा दिन दूर नहीं रखेंगे, बहुत जल्द रुखसत हो जाएंगी। इसके सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने नरमी से कहा, अब जाओ बेटा, तो बहुत रात हो गई है, सो जाओ। जी जी जी, बढ़िया में। नूरीन बेगम की बात पर लब कुचलते हुए फसरत से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अपने कमरे की तरफ बढ़ते इसके कदमों को इस वक्त ब्रेक लगी जब उसे अपने कलाई किसी की गिरफ्त, मजबूत गिरफ्त में महसूस हुई। बिना पलटे भी वो जानती थी कि यह सूद है। थोड़ी देर पहले इसकी कहर बसाती नज़रों को याद करके कुरत की हथेलियाँ तक नर्म हो गई थी। अपने गर्दन पर इसकी सांसें महसूस करते ही इसका दिल तेज से धड़क उठा था। क्यों कर रही हो ऐसा? अनजान तो नहीं हो तुम मेरे जज्बातों से? बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें ये सब करना। जितने दिन मुझसे दूर रहोगे इतना मेरी शिद्दतों में इजाफा होगा। फिर जब मेरे पास आओगे तो कोई गिला नहीं करना। इसे दोनों शानों से पकड़कर अपना रुख अपनी तरफ करते हुए सूद ने इसकी झुकी पलकों की झालर की तरफ देखा और अपने दहकते लबों का लम्स इसके माथे पर छोड़ते हुए तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद इसने आंखें खोलकर सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अपने आसपास इसकी खुशबू और माथे पर इसके दहकते लबों का लम्स महसूस कर मुस्कुराते हुए छोटे छोटे कदम उठाते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। आज इस बात को 5वां दिन था और इस दिन के बाद से इसका और कुरत का कोई आमना सामना नहीं हुआ था। इसके उठने से पहले वो तैयार होकर कॉलेज चली जाती थी और इसके आने से पहले अपने आप को कमरे में बंद कर लेना इसके रोज़ का मामूल बन गया था। और उसकी इन हरकतों पर सूद को और गुस्सा चढ़ जाता था। एक तो इतने दिन से दूर है, ऊपर से शक्ल भी नहीं दिखा रही। दिमाग में पल पल बढ़ती सोचों से झंझला कर सर झटकता तो नज़र सामने पड़े कैलेंडर पर जा ठहरी और इस पर लिखी डेट देखकर सूद की आंखों में एक अलग की चमक ऊपर आई थी। जाने सूद, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब बचकर दिखाओ मुझसे। मसरूर से अंदाज में इसने कैलेंडर को देखते एक नंबर मिलाकर फ़ोन कॉल से लगाया और अपने कदम घर से बाहर की जानिब बढ़ा दिए। रात के तकरीबन 9 बजे इसकी वापसी हुई तो घर के बाहर बॉक्स और कारों का हजूम देख
कर नासमझी से हर तरफ देखा। जैसे इसने परेशानी की हालत में गेट से अंदर कदम रखा, हैरत के मारे इसका मुंह खुले का खुला रह गया। वसीह लॉन की खूबसूरती से लाइटों और फूलों से सजाया गया था। वक्फे से गोल मेज़ें, इनके गिर्द बैठी फैमिलीज, बाएं तरफ नफासे से सजा गया स्टेज इसे कोई और ही कहानी सुना रहा था। ऐसे आंखें फाड़ पर क्या देख रहे हो? अपने पीछे से उभरी आवाज़ पर इसने कदम मोड़कर पीछे देखा। जाओ जाओ, तैयार होकर आओ। वैसे भी तुम पूरे 2 घंटे लेट हो। इसके हैरानकुन तासुरात को किसी खातिर में ना लाते हुए यूसुफ मलिक ने संजीदगी से कहा था, डैड ये सब क्या नज़र आ रहा है तुम्हें? ये सब यूसुफ मलिक ने इस बार भी इसकी संजीदगी से पूछा था, लेकिन अगले ही लम्हे इनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरा जब वसूद ने इन्हें खुद में भींजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डैड, आपने मुझे सच में आज सरप्राइज़ दे दिया और ये सरप्राइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा डैड। कुछ दमकता चेहरा लिए इसने हर तरफ देखा। ठीक है, अब जाओ, तैयार होकर आओ। यूसुफ मलिक ने इसका शाना तपतपाते हुए कहा। बस 20 मिनट डैड, मैं भी आया। 20 मिनट? यूसुफ मलिक ने आबरू उठाकर इसकी तरफ देखते हुए पूछा। डैड, दूल्हा बनने जा रहा हूँ, कोई रोज़ रोज़ ये दिन थोड़ी आएगा। खुशी से चहकते वो दो सीढ़ियाँ फिलांगते हुए अपने कमरे तक पहुँचा था। सामने ही बेड पर एक खूबसूरत ब्लैक शेरवानी रखी थी, जिसके बाजू पर और गले पर नफीस काम और साथ में खूबसूरत खुद से और भी बहुत सामान पड़ा था, लेकिन वो बिना किसी चीज़ की तरफ देखे शेरवानी उठाकर वाशरूम में घुस गया था। निखरा सा खुशबू में नहाया, वो सबके पुरशौक जुमलों का खुश दिली से जवाब दे रहा था, साथ में बार बार नज़रें भटक कर अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रही थी और इसे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। सामने ही मैरून कलर के डल गोल्डन रंग के भारी कामदार लहंगे में ऐसा कदम उठाती असूद ने हेल में मुकीद खूबसूरत पैरों को देखा। अचानक से इसे याद आया, वो तो गुस्सा है। फट से अपने चेहरे के तासुरात छुपाकर संजीदगी का लबादा ओढ़कर सरतासुरात से कुरत की तरह देखा, जिसे स्टेज की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। यूसुफ मलिक ने ये घूरियों पर आगे बढ़कर कुरत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे बिना किसी झिझक से थाम लिया था। मगर इसके हाथ की सरदपन से वो जान गया था कि कुरत घबरा रही है। ओह, तो मैडम घबरा रही हैं, घबराना भी चाहिए, दिल में सोचते हुए इसने एक संजीदा नज़र से कुरत को देखा था। उजले अरूसी में बैठकर मुसलसल हाथों को मसलती वो सूद के इंतज़ार में लगी थी। स्टेज पर भी वो वक्फे से इसकी तरफ देख रही थी, लेकिन वहाँ संजीदगी के सिवा खुशी की कोई रमक इसे देखने को नहीं मिली थी। इसने सोचा कि ये सरप्राइज़ इसे पसंद आएगा, लेकिन इसका ये संजीदा रूप देखकर अब इसका नन्हा सा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरज़ रहा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने नज़रें उठाकर सामने देखा, जो कि दरवाज़ा बंद करके बिना एक नज़र गलत इस पर डाले हुए ब्लैक कलर की पैंट उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। कुछ देर बाद गीले बालों में हाथ फेरते हुए वो बाहर आया, एक नज़र कुरत की तरफ देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए अपना सारा अलमारी में घुसाया और 1 मिनट बाद वहाँ से ब्लैक रंग की शर्ट बरामद हुई। उठो यहाँ से। शर्ट पहनने के बाद इसने कुरत पर अपना सबसे पहला हुक्म सादर किया था, जैसे जी नीचे उतरो। घबराते हुए इसने अपनी बात की तस्दीक चाही कि कुछ गलत तो नहीं सुन लिया हो इसने। जी हाँ, मैंने कहा नीचे उतरो और यहाँ आओ। 1 मिनट इसे देखने के बाद आहिस्ते से वो बेड से नीचे उतरकर छोटे-छोटे कदम उठाकर इसने अपने और सूद के बीच का फासला तय किया था। इसके आन सामने रुकते हुए कुरत ने अपने हाथ घूंघट की तरफ बढ़ाए थे, लेकिन दरमियान में ही इसके हाथों को वहीं रोकते हुए सूद ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। किसी ने बोला है घूंघट उठाने को? ये मेरा हक है, जब तक मैं खुद ना उठाऊं। ये घूंघट तुम्हारे चेहरे से नहीं सरकना चाहिए। अब चलो मेरे साथ। सनसनाते लहजे में कहते इसने कुरत के हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते हुए इसे अपने साथ घसीटा, लेकिन दूसरे कदम पर इसके बार की तरफ बढ़ते कदम एकदम थमे थे। जब कुरत गिरने से खुद को बचाने के लिए इसके बाजू के साथ झूल गई। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो चले। आप अपने पाँव से नीचे आते लहंगे को एक हाथ से वो मुश्किल समेटते हुए कहा, मगर अगले ही लम्हे खुद को हवा में मोहलिक पाते हुए इसने हैरत से सूद की तरह देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई तासुर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? डरते डरते इसने अपने दिल में पनपते सवाल को लफ्ज़ों का जामा पहुँचाया था। चुप रहो, कोई सवाल नहीं। मसूद, हम कहाँ जा रहे हैं? मुसलसल आधे घंटे घूंघट में बैठे रहे हुए खामोशी से चलती गाड़ी पर झुंझलाहट का शिकार होते इसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया था। बस कुछ मिनट और वेट करो। तवक्को के खिलाफ जवाब इस बार नरमी से आया था। तभी से कुछ हौसला हुआ। असूद प्लीज़, मुझे उलझन हो रही है, मैं बहुत वक्त से घूंघट में हूँ, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। एक बार बता दें हम कहाँ जा रहे हैं प्लीज़। जहाँ इतना वक्त सब्र किया, 2 मिनट और सब्र कर जाओ। इसकी बात पर एक बार फिर वो सर झुका कर बैठ गई थी और फिर बाकी 2 मिनट में गाड़ी होले से झटका खाकर रुकी थी। आओ बाहर। इसका हाथ पकड़कर बाहर निकालते हुए सूद ने पैंट की पॉकेट से एक सुर्ख रंग की पट्टी निकाली और इसके
और इसके पीछे खड़े होकर अच्छी तरह से इसकी आंखों पर पट्टी सेट करने के बाद सर के नीचे इसकी पट्टी के किनारों से 2 गिरें लगाई थी और एक बार फिर इसे अपनी बाहों में उठाकर इसके कदम अंदर की जाने बढ़ गए थे। सूद, एक बात बोलूं? सारी कार्रवाई खामोशी से देखते हुए इसने बोला था। बोलो, मुझे वैसे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपकी पट्टी बांधने की जहमत करने की ज़रूरत नहीं थी, नाराज़गी से कहते हुए इसने अपना सर सूद के कंधे पर टिका लिया था। सूद, बात सुने। जी मेरी जान, सुनाए, हम कहाँ हैं? मुझे जगह जाने पहचानी लग रही है। बोझू तो जाने। सूद ने एक तरफ मुड़ते हुए कहा, देखिए ऐसे कैसे मैं बता सकती हूँ? घूंघट में तो कुछ थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा था, लेकिन अब पट्टी में तो कुछ भी नहीं। अचानक इसकी चलती ज़बान को ब्रेक लग गई जब इसकी नाक के नथनों से गुलाबों की तेज़ खुशबू टकराई है। खुशबू से पहले भी आई थी जब असूद हम वही हैं ना जहाँ आपका और मेरा निकाह हुआ था। असूद ने इसके इतने सही पहचाने पर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। हाँ, ये वही जगह जहाँ हमारा निकाह हुआ था। तो फिर आप मुझे नीचे उतारे होके, लेकिन वेट करो कुछ सेकंड। पाँव से दरवाज़ा खोलते हुए इसने कहा। जैसे ही असूद ने दरवाजे से अंदर कदम रखा, ठंडी कुछ कवार और तेज़ हवा के झोंके बदन से टकराए थे और इसके साथ असूद ने इसे नीचे उतारा। हाथ बढ़ाकर सर के पीछे बंदी पट्टी को खोलता ऐसे कि इसकी आंखों से हटाया था और फिर घूंघट उठाकर दुपट्टा सही से सर पर जमाते हुए इसके चेहरे की तरफ देखा। असूद, अंधेरा है, बहुत लाइट जलाए ना प्लीज़। आंखें बंद किए इसने अपनी परेशानी बयान की थी। आंखें खोलो। इसकी बेवकूफ़ी पर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए इसने कहा था। असूद की बात सुनकर इसे याद आया कि इसने आंखें तो खोली ही नहीं थी। इतनी बेवकूफ़ी पर जी भरकर शर्मिंदा होते इसने मन ही मन में खुद को लानत मलामत करते हुए सामने देखा। सामने ही पूरी छत को लाइटों और फूलों से इंतहाई खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। छत के बीचों बीच 4 मसनूई पिलर लगाकर सफ़ेद जालीदार पर्दों से एक छोटे से टेंट की शक्ल दी गई थी। आगे आओ। इसका हाथ पकड़कर आगे ले जाते हुए इसने कहा था। पर्दे को एक तरफ करके अंदर दाखिल होते ही कुरत की आंखें हैरत से पहल के सामने ही गोल मेज़ पर फूलों के दरमियान एक छोटा और खूबसूरत सा केक सजाया गया था, जिस पर स्टाइलिश अंदाज में हैप्पी बर्थडे मेरी जान लिखकर छोटे छोटे कैंडल से सजावट की गई थी। असूद, आपको याद था? शदीद हैरानगी से इसने असूद की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैं आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ मामा, मुझे नहीं याद था। कुरत का लहजा भी हैरत लिए था। तुम्हें नहीं याद होगा, लेकिन मुझे तो याद था। असूद, आपने देखा, इत्तेफाक से आज हमारी शादी हुई है और आज ही मेरा बर्थडे है। वाह, कितना अच्छा है ये सब। इसने खुशी से चहकते हुए बाकी सजावट पर नज़रें घुमाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही इसके होंठों को गोल शेप दी, इसके होंठों की हरकत पर असूद का दिल तेज़ी से धड़का। इसे बाल से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए नज़रें एक बार फिर इसके होंठों पर जमाई। सुनो मेरी जान, जल्दी से केक काटो। मैंने आज और बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, लेकिन जब से रुखसती का सरप्राइज़ मुझे मिला है, मैंने अपने सारे प्लान्स कैंसिल करते बस एक ही प्लान पर फोकस किया है। इसकी नज़रों का मफ़हूम समझते हुए इसने अपनी नज़रें झुकाते ही उंगलियां झुकाना शुरू कर दी थी। वो कैसे भूल गई, आज रुखसती हो गई थी और वो इजहार मोहब्बत भी कर चुकी थी। इसके जज्बातों पर तो वो पहले ही भी बंद नहीं बांध सकती थी। ये तो बस इसके इजहार मोहब्बत ना करने की वजह से वो रुका था। अब तो ये बहाना भी इसके अपने हाथों से ख़त्म कर चुकी थी। अब तो इसे रोकने का कोई छोटा सा भी जवाब नहीं था। काटो ना। जाने कब इसके हाथों में नाइफ पकड़ाते हुए केक काटने का कहा था। सोचो के भंवर से निकलकर एक पल के लिए हैरत से इसने सूद की तरफ देखा, अजूद की तरफ, और फिर हाथ में पकड़े इस खूबसूरत नाइफ की तरफ देखा था। जी, काटती हूँ। नाइफ पर गिरफ्त मजबूत करते हुए इसने एक नज़र केक को देखा और झुककर सारी कैंडल्स बुझाते हुए केक पर नाइफ रखकर हाथ से दबाव बढ़ाया था। और इसी के साथ असूद ने बर्थडे सॉन्ग गुनगुनाते हुए इसके पीछे अपने सार में लिया था। काका, केक खा लें। केक का पीस उठाकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए इसने सूद को देखा था। खिलाओ। मुंह खोलकर केक खिलाने का इशारा करते इसने कुरत के घबराहट लिए चेहरे की तरफ देखा था। आप सामने आए ना, फिर ही खिलाऊंगी। ऐसे कैसे खिलाऊं? ओह अच्छा, ऐसे नहीं तो फिर ऐसे खिला दो। इसे अपनी बाजों के साथ में घुमाकर इसका रुख अपनी तरफ करते सूद ने इसकी कमर पर कुछ और दबाव डाला। तुम नहीं खाओगी? इसके हाथ इसके हाथों केक खाने के बाद इसे वापस केक रखते देखकर असूद को हैरानी हुई, लेकिन इसके कुछ भी ना बोलने पर असूद ने इसके चेहरे की तरफ गौर से देखा। कुछ देर इसका चेहरा घूरने के बाद आखिरकार बात समझ आ गई थी। ओ मेरी जान, ये बात है तो मुझे बताओ ना। मगर अपने बर्थडे का केक कौन छोड़ता है, और वो भी तब जब केक आपका फेवरेट हो। इसकी कमर से हाथ निकालकर नाक की नथ खोलते हुए इसने कुरत की तरफ देखा। आपका वो आंखों से केक की तरफ इशारा करते हुए इसने कुरत की तवज्जो केक की जाने मुंजबिल करवाई। जल्दी से मुड़कर इसने केक का बचा हुआ पीस मुंह में रखा था। मज़े लेकर खाते हुए इसने नाइफ उठाकर केक का एक बड़ा सा पीस लिया था। बिना इधर उधर देखे वो पूरी तवज्जो से केक खाने में मसरूफ़ थी। तभी असूद की आवाज़ पर हैरत से इसकी तरफ देखा था। बस करो भूखी। असूद की बात सुनकर इसने केक से भरा मुँह और फूले गालों पर मासूमियत से आंखें
आंखें पटपटाकर इसकी तरफ देखा और फिर हैरत से केक की तरफ देखा जो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। टिश्यू से मुंह साफ करते हुए आहिस्ते आहिस्ते कदम उठाकर इसके पास आई। गुड गर्ल। इसे एक बार फिर अपने बाहों में भरकर इससे बाहर का रुख किया था। सूद क्या हम घर जा रहे हैं? नहीं मेरी जान, हम घर नहीं जा रहे। तो फिर? कुरत ने हैरानगी से पूछा। हम आज रात यहीं रहेंगे। एक मिनट मुझे नीचे उतारे ज़रा। क्यों उतारूँ? आबरू उठाकर इसने कुरत की तरफ देखा। 1 मिनट उतारे तो सही। ठीक है आप बताओ क्या हुआ? इसने नीचे उतारते ही सूद से पूछा। पीछे देखे ज़रा। क्यों क्या है पीछे? अरे पीछे देखे तो आप। क्या है? कुछ भी तो नहीं है पीछे। सूद ने पीछे मुड़कर हर तरफ नजरें घुमाई थी। कुरत की तरफ देखा लेकिन इसे वहां ना पाकर वो एकदम चौंका। कुरत कहाँ जा रही हो? रुको। सामने ही कुरत को लहंगा उठाया भागते देखकर इसे हौंक लगाई थी। नहीं नहीं आप मेरे पीछे आए। हम घर जा रहे हैं। अगर हम सुबह बड़ी अम्मी और अब्बू को घर नहीं मिले तो पता नहीं क्या सोचेंगे और कितना परेशान भी होंगे, इसलिए हम घर जा रहे हैं अभी के अभी। आप आ जाओ मेरे साथ। कुरत ऐसे नहीं भागो, गिर जाओगी। नहीं मैं चली। खिलखिलाकर हंसते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी लेकिन इससे पहले ये सूद ने हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा था। हम तो तो कहाँ जा रही थी तुम? मैं घर जाने का बोल रही थी। बड़ी अम्मी और बड़े पापा, मम्मा और डैड बिल्कुल परेशान ही होंगे क्योंकि इन्हें पता है हम कहाँ हैं। अब चलो मेरे साथ। इसका हाथ एक बार फिर पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए इसने कुरत के फूले मुंह की तरफ देखा था। अंदर चलो। एक दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर जाने का इशारा किया। और रसूल इतना अंधेरा है इस कमरे में, मुझे नहीं जाना इस कमरे में। अच्छा आओ मेरे साथ। इसका हाथ पकड़कर खुद भी कमरे में दाखिल होते हुए इसने दरवाज़ा लॉक किया था। सूद लाइट इसके बोलने के साथ ही झटके से पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था और इसके साथ कुरत के ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। शर्म से नज़रें झुकने के साथ रुखसार लाल गुलनार होकर रोम रोम पसीने से भीग गया था। धड़कनों के बढ़ते शोर पर इसने एक कदम पीछे लिया लेकिन चंद इंच के फासले पर इस सूद के सीने से जा टकराई। हम कहाँ की तैयारी है मेरी जान? आज तो तुम कहीं नहीं जा सकती। मेरी बेचैनी और बेताबियों का हिसाब देने का दिन है आज। इसकी कमर के गिर्द अपने बाजों का सार तंग करते हुए इसे अपने नज़दीक कर एक बार फिर अपने बाजू में भरा। इतना घबरा क्यों रही हो? इसके माथे पर नन्ही नन्ही पसीनों की बूंदों को चमकते देखकर इसने आबरू उठाकर पूछा था। देखो कुरत, आज मैं नहीं रुकूंगा। मैंने तुम्हें सोचने समझने और खुद को तैयार करने के लिए बहुत वक्त दिया है लेकिन आज तुम्हारा कोई एक्सक्यूज़ तो नखरा नहीं चलेगा। नहीं नहीं मैं तो नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसकी शर्ट के बटनों पर उंगली घुमाते हुए इसने लड़खड़ाई लहजे में कहा था। बैठ के बीचों बीच इसे बिठाकर खुद इसके बराबर बैठकर एक हाथ से इसका झूमर उतारकर एक तरफ रखते हुए बाकी के ज्वेलरी को उतारकर इसके वजूद से लग गया और फिर अपना हाथ इसके दुपट्टे की तरफ बढ़ाया। एक नज़र इस सूट के हाथ की हरकत को देखकर इसने अपने लब पीछे जो इसके दुपट्टे को एक एक पिंचाजात करके फर्श पर गिराने के साथ साथ अब इसका हाथ कमर की डोरियों में उलझाकर एक एक डोरी खोलता जा रहा था। इसके हाथों की सरसराहट और एक एक करके खुलती डोरियां महसूस करके इसकी जान हवा हुई थी। आंखें जोर से बंद करके इसने इसकी शर्ट को मुट्ठी में दबाते हुए इसने अपना चेहरा सूट के सीने में छुपाया था जो इसे बेड पर लिटाते हुए इसके बाल तकिए पर फैला चुका था। रिलैक्स मेरी जान। इसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए इसने अपने दहकते लब इसके माथे पर रखे और फिर बारी बारी इसके गालों को चूमते हुए कान की लू को दांतों से काटा था। सूद पापा प्लीज़। इसके लबों पर उंगली रखकर चुप करवाते हुए एक नज़र इसके हरासा नज़रों की तरफ देखा। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करके अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ डालते वो एक बार फिर कुरत की तरफ झुका था जो कंबल में दुब के खुद को पूरी तरह छुपाए शायद महफूज तसव्वुर कर रही थी। इसकी खुद को बचाने की छोटी सी कोशिश पर सूद के लब मुस्कुराया। खुद भी कंबल में घुसते हाथ बढ़ाकर इसकी तरफ खींचते हुए इसकी पुष्ट को अपने सीने से लगाया। मेरी जान, आज आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कान में मदम सी सरगोशी करते हुए इसने कुरत का रुख अपनी जानिब किया था और इसके चेहरे के एक एक उतार चढ़ाव को देखते सरत से इसके होंठों को अपनी कैद में लिया था। एक बार एक हाथ से लहंगे की डोरियां खोलने के साथ ऊपर शर्ट आहिस्ता आहिस्ता कर ऊपरी शर्ट आहिस्ता आहिस्ता कर इसके वजूद से अलग करते हुए वो आज पूरी शिद्दत से इस पर काबिज हो गया था। रात जैसे जैसे बीत रही थी इसके जज्बात कभी शिद्दत पकड़ लेते तो कभी वो इसे मताए जान की तरह वो नरमी से खुद में समेट लेता था। आज की पहली किरण जैसे ही खिड़की से अंदर झांका असूद ने माथे पर तेल चढ़ाकर खिड़की की समझ देखा था जिसे कंप्यूटर में झांकते दूधिया बाजू और नींद में भी मीठी मुस्कान से गुलाबी चेहरे का हाथा धूप ने करके इसे और धमका दिया था। अब्रू उठाकर इसने एक बार फिर खिड़की में से झांकती धूप की तरफ देखा। जरा से उठकर खिड़की बंद करने के साथ पर्दे बराबर किए और दोबारा बेड की तरफ आकर कुरत पर झुकते हुए अकीदत से अपने लब इसके माथे पर रखे खुद अलमारी से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया। जानता था वो भी नहीं जागेगी। कुछ देर पहले ही तो वो इसने इसे एहसान करने वाले अंदाज में कुछ देर सोने की इजाज़त दी थी। उस साहब से इसकी बात हो गई थी। वो वलीमे की तैयारियां कर रहे थे और रसूद ने इनसे कह दिया था कि वो कुरत और फंक्शन शुरू होने से पहले पहुँच जाएंगे लेकिन इससे पहले से आज अदालत जाना था क्योंकि आज शौकत के केस की
सुनवाई थी। सब ठीक हो गया है सब ठीक हो गया था। सलीम ने जो सबूत अदालत के सामने सूद के तरफ से किए गए वकील की मदद से रखवाए थे वो इतने मजबूत थे कि शौकत को किसी तौर भी निकलना मुमकिन नहीं था। बहुत मुश्किल से वकील ने शौकत को फांसी से बचाया था, लेकिन वो शौकत को उम्र कैद की सज़ा से नहीं बचा पाया था। सलीम ने जाते जाते एक नफ़रत भरी नज़र शौकत पर डालकर देखना चाहा कि क्या हासिल हुआ इस इंसान को इतनी ज़िंदगियां बर्बाद करके। अफसोस और शर्मिंदगी ढूंढना चाहता था, लेकिन इनमें से कुछ भी इसे वहाँ नहीं मिला था। शौकत के चेहरे पर अभी भी वही हठधर्मी और गरूर से अकड़ी गर्दन देखकर सलीम ने अफसोस से गर्दन हिलाई और अपनी जन्नत की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। इसकी दुनिया चमेली से शुरू होकर इसी पर ख़त्म हो जाती थी, और अब तो इनकी दुनिया और मुकम्मल और ज़्यादा हसीन होने के लिए कोई नन्हा सा मेहमान भी आने वाला था। सलीम के जाने के बाद असूद ने वकील से ज़रूरी बातचीत करके कदम बाहर की समत बढ़ाए। जहाँ पुलिस शौकत को हथकड़ियों में जकड़ा गाड़ी में बिठा रही थी। असूद को आता देख ज़बरदस्ती शौकत वहीं रुक गया और बहुत ऊंची आवाज़ और बदतमीज़ी से असूद को पुकारा, ओए सुन हीरो, तुझे क्या लगता है मुझे ये चंद साल की जेल करवा कर तू जीत जाएगा? अब मामला दौलत और जायदाद से आगे चला गया है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तेरी इस बुलबुल और इस गंदे खून को। इसके बकवास पर डब पीछे हुए सूद ने एक कदम इसकी तरफ बढ़ाया। ठीक है शौकत, जो करना है कर ले। तेरी हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सूद मलिक हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन तेरी इस बकवास में एक बात बहुत अच्छी लगी। तूने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि तू ज़माने का वो गंदा खून और सांप है जो अपनी औलाद का नहीं हो सका। ये औलाद नहीं होती। एक बार फिर धारते हुए इसने खूनख्वार नज़रों से सूद को देखा, जो आराम से पैंट की जेबों में हाथ डालकर फुर्सत से इसके तासुरात का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। औलाद अपने बाप को जेल नहीं पहुँचाती, और मैं नहीं मानता इसको अपना बेटा। मेरा सिर्फ एक बेटा है, जो अब तुम्हारी ज़िंदगियों में वो तहलका मचाएगा कि तुम लोगों को सोचने और समझने का मौका भी नहीं मिलेगा, और बर्बाद कर देगा तुम लोगों को, तहस नहस कर देगा तुम्हारी खुशियों को, छीन लेगा इन मुस्कुराहटों को जो मुझे तकलीफ़ पहुंचाकर तुम लोगों ने हासिल किया। हम समझ गया, लेकिन शौकत एक बार मेरी हमेशा याद रखना, वैसे तो तुझे अब तक समझ आना चाहिए था कि बुराई का अंजाम क्या होता है। शौकत को सरता पैर अपनी नज़रों से नापते हुए सूद ने इशारे से इसकी हालत पर नज़र षानी करवाई थी। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी यह बात समझ नहीं आ रही तो यकीन करना, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा लिखा है शौकत। और हाँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई इससे पहले जन्म ले लेती है, क्योंकि बुराई ताकतवर ज़रूर हो सकती है, मगर कभी अच्छाई से जीत नहीं सकती। चलता हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मैं कम से कम तुम्हारी मनुष्य शक्ल नहीं देखना चाहूँगा। अपने कोट को झाड़ते हुए इसने अनदेखी गर्द को झाड़ता और आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। 8 साल बाद। अस्सलाम वालेकुम मॉम, हाउ आर यू? चंबेली ने एक अफसोस भरी नज़र से अपने बेटे की तरफ देखा था। जब से इसको इंग्लिश स्कूल में लगाया था, न जाने क्या क्या बोलता रहता था। देखो बच्चा, तू मेरे से ये मुंह टेढ़ा करके बोलने वाली इंग्लिश तो ना ही बोला कर। ना तुझे किसी ने सिखा दिया ये अजीब मखलूक की बोली। ना तो मैं ये बोलती हूँ और ना तेरा बाप। फिर तेरे पे कौन से अंग्रेज़ का साया हो गया है रे मॉम? प्लीज़ देखिए, पहले मैं माँ थी, लेकिन अब मैं कोई मॉम हो गई हूँ। बस मॉम के आगे बत्ती लगाने की कमी है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया है जो तू मुझे इन अजीब अजीब नामों से बुलाता है? मेरा क्या कसूर? कमर पर दुपट्टा बांधकर इसने अपने बेटे को लताड़ते हुए साथ में अपना दुखड़ा भी बयान किया था। मॉम, सारा कसूर ही आप लोगों का है। किसने बोला था मुझे इंग्लिश स्कूल में लगाओ? अब वही मुझे ये सब सिखाते हैं। आराम से बबल चबाते हुए इसने अपनी अंग्रेजी का बल अपनी माँ और बाप के सामने के नाम पर फाड़ दिया था। आ जाने दे, तेरे बाप को पहली फुर्सत में तेरे को इन फरंगियों के स्कूल से निकलवाती हूँ। क्या हो रहा है भाई यहाँ? ओए छोटे, शर्म कर। अपनी माँ को परेशान होते हुए तुझे ज़रा शर्म नहीं आती? परेशान करते हुए तुझे ज़रा शर्म नहीं आती? सलीम जो कब से इनकी गुफ्तगू पर मुस्कुरा रहा था, बात बढ़ती देख मैदान में कूद पड़ा था। डैड, इसमें मेरा क्या कसूर? जो मैं स्कूल से सीखूंगा वही तो अप्लाई करूँगा। मेरा बच्चा, तो मुझे अपनी इंग्लिश अप्लाई करने के लिए अपनी माँ ही मिली थी, तो अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में चर्चा किया कर, या फिर मेरे साथ कर लिया कर। लेकिन बेटा, अपनी माँ को परेशान नहीं करते। ओके डैड, मैं अब घर में इंग्लिश नहीं बोलूँगा। मुंह बनाकर इसने सलीम की बात पर हामी भरी थी। और हाँ, मैंने सुना है आप स्कूल में मारपीट करते हो। बेटा, आपको मैंने ये तो नहीं सिखाया डैड। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जो मुझसे पंगे लेता है तो फिर मेरी हट जाती है बहुत बुरे तरीके से। पहले वो मेरे साथ पंगे लेते हैं, और जब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है चाँद इनको दिन में तारे दिखा देता है। बुरी बात, चाँद ऐसा नहीं करते।
हम आपको गुंडा नहीं बनाना चाहते, आप दोबारा किसी से झगड़ा नहीं करोगे। ओके डैड फाइन। अब आप मुझे बताएं हम मसूद चाचू की तरफ कब जाएंगे। इसने अपने बाप को टॉपिक से हटाकर इसका दिमाग नई तरफ गामजन कर दिया था, क्योंकि इसे पता था वो लड़ाई ना करने का वादा ना कभी कर सकता है और ना इस वादे को निभाने की ताकत रखता है। अपने गुस्से पे इसे कंट्रोल नहीं था। ये बात कल ही चलते हैं। ये बात है तो कल ही चलते हैं। हाँ मेरा भी कुरत बहन से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। चमेली ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा था। शौकत की आखिरी बातें सुनकर सूद के दिल में सलीम के लिए नरम गोशा पैदा हो गया था, जिसका इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं था। सूद ने इसे अपने भाई बनाया था। इसे अपने भाई के रूप में सूद को पाकर सलीम भी खुश हुआ था। चूँकि सलीम उम्र में बड़ा था तो इसने सूद को छोटे भाइयों का ओहदा देकर खुद बड़े भाई के ओहदे पर फाइज हो गया था। लेकिन इस बीच एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा इनकी खुशी का सबब थी। वो थी चांद और अरसल में दोस्ती। दोनों की दोस्ती इस वक्त इस कदर गहरी थी कि कभी कभी असूद और सलीम को शक होता ये एक दूसरे के बगैर सांस भी लेते हैं या नहीं। अरसल गुस्से में असूद से भी 4 हाथ आगे था। एक पल के लिए चांद मसलिहत से काम ले सकता था, लेकिन अरसल के गुस्से से सिर्फ चांद वाकिफ था, क्योंकि घर में अरसल कभी गुस्सा नहीं करता था, लेकिन संजीदगी इसकी तबीयत का खासा थी। 6 साल की उम्र में भी वो हर किसी से नपे-तुले अंदाज में बात करता था। वहीं चांद भी गुस्से में किसी तौर पे कम नहीं था, लेकिन वो गुस्से में अपना आपा नहीं खोता था। संजीदगी इसकी तबीयत का खासा थी, लेकिन कभी मूड में हो तो सबको हँसा-हँसा कर पागल कर देता था। अरे रूह बेटा कहाँ जा रही हैं आप? गुम हो जाएंगी। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए कुरत ने रूह को बाहर की तरफ जाते देखकर इसे अपनी तरफ वापस बुलाया था। मामा प्लीज़ मेरी पानी की बोतल गाड़ी में रह गई है, इसे वापस लेकर आऊँ? नहीं बेटा इधर आओ, आप खो जाएंगी। नहीं मामा मैं दादों के साथ चली जाती हूँ प्लीज़ मामा। रूप ने मासूमियत से अपने अपने गोल गोल आंखें छोटी करते हुए होंठ सुखेड़ कर कहा। ठीक है लेकिन 5 मिनट में वापस आ जाना बड़े पापा आप। हाँ हाँ बेटा तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं अपने छोटे पटाखे के साथ। आप बेफिक्र होकर अपने लाडले और मेरे लाडले के लिए शॉपिंग करो। जाओ देखो मेरा बेटा बुला रहा है। सूद को इधर देखते पाकर यूसुफ साहब ने इसकी तवज्जो सूद की तरफ मुंजमिल करवाई थी। जान जाती हूँ बड़े पापा। शर्म से सुर्ख चेहरा लेकर इसने सूद को घूरा था। क्या है 1 मिनट सब्र नहीं कर सकते आप? दबे दबे गुस्से में कहती इसने सूद को घूरा। नहीं मेरी जान हम आपके मामले में 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी सब्र नहीं कर सकते। क्या करें हम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। अपने दिल के मकाम पर हाथ रखते वो थोड़ा सा कुरत की तरफ झुका। बस करे कुछ तो आसपास का ख्याल किया करें। सब देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है मेरी जान रहने दे। आपको मौका चाहिए होता कहीं भी शुरू हो जाते हैं इधर उधर देखते। इसने अपनी तरफ से सूद को लटका रहा था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट देखकर इसे समझ आ गया था कि इसकी तरह सुनाने का इसके मिजाज खुदा पर कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि मासूमियत से आंखें पटपटा कर इसने बेचारा से मुँह बनाकर कुरत की तरफ देखा था। अब आप बड़े हो गए हैं असूद। आपका 6 साल का बेटा और 5 साल की बेटी है। दो बच्चों के बाप होकर आपकी खुद की हरकतें बच्चों जैसी हैं। फिर बताओ मैं अपनी जान के लिए ऐसा क्या करूं जिससे वो खुश हो जाए? कुछ नहीं, अभी आप चुप करके शॉपिंग करें बिना किसी ऊट पटांग हरकत के। अच्छा फिर क्या करूं? कुछ नहीं। इसके मुसलसल बातों से जिज होते हुए इसने आंखें बंद करते हुए कहा। बेडरूम में करें ऊट पटांग बातें? हाँ ठीक। नहीं मतलब ये कि मेरा मतलब ये कि आज तुम मेरी रात को हसीन तरीन बना दोगी। थैंक यू मेरी जान। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरी खुशी का मेरी ज़रूरतों का। आज रात तैयार है ना? बस आज तो खैर नहीं तुम्हारी नींद नहीं असूद। मेरा वो मतलब नहीं था। रोहांचे होकर इसने रो देने वाले अंदाज में कहा था। मेरी जान मैं समझ गया तुम्हारे सारे मतलब, बस तुम अच्छा रहने दो। ये बताओ जो सामने वाली ब्लैक नाइटी नज़र आ रही है वो कैसी रहेगी? मेरे हिसाब से तो बहुत जचेगी तुम पर। मुस्कुराहट दबाकर इसने कुरत के सुर चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा था। प्लीज़ सूद इस बार रोनी सूरत और बेचारा मुंह बनाकर कुदरत ने सूद की तरफ देखा। कोई प्लीज़ नहीं आओ मेरे साथ मैं करवाता हूँ आज तुम्हारी सारी शॉपिंग। इसका हाथ पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए इसके दुकान की तरफ लेकर बढ़ गया था। दादा हम भैया के लिए इनकी फेवरेट गेम भी लेंगे। अपने हाथों में पकड़ी गुड़िया को एक बाजू में दबाकर सीने से लगाते हुए इसने यूसुफ साहब का हाथ हिलाया, जो मोबाइल में किसी की कॉल देखकर परेशान नजर आ रहे थे। बेटा हाँ बेटा टेंशन नहीं लो आप। गुड़िया आपके भैया की शॉपिंग करने के लिए मम्मा हैं पापा हैं दादू हैं। फिर आपको अपने छोटे से दिमाग को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत? मुस्कुराकर उन्हें झुकते हुए रूप के गाल को छुआ। बेटा आप सामने वाली गाड़ी में से अपनी पानी की बोतल लाओ, मैं ज़रा फ़ोन पर बात कर लूँ। ठीक है दादू? अपनी दोनों पोनियों को झुलाते हुए वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मुश्किल से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसने पानी की बोतल निकाल कर अपने हाथों में ली। जैसे ही वो बाहर आने के लिए मुड़ी, सामने ही दूसरे शीशे में किसी की परछाई नज़र आते ही इसने यूसुफ साहब की तरफ देखा, लेकिन इन्हें दूसरी तरफ मुँह किए किसी महवे गुफ्तगू देख कर डरते डरते अपने छोटे छोटे पाँव उठाती खुद गाड़ी की दूसरी तरफ बढ़ गई थी। डिक्की के पास से थोड़ा सा मुंह आगे की तरफ करके इसने देखा, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी काली सी आंखें आंसू से भर गई। भागकर गाड़ी में से फ्रंट
फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए इसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और भागते हुए इस तक आते ही घुटनों के बल बैठकर पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। ये पी ले अंकल आप। इसने झटका खाकर अपने सामने बैठी इस छोटी सी लड़की को घूरा जो न जाने कहाँ से बोतल लेकर जिनकी तरह नमोदार होकर इसे अंकल का खिताब दे रही थी और साथ में फर्स्ट एड बॉक्स रखकर कुछ ढूंढने में मसरूफ़ थी। लब खींचकर इसने इस लड़की को कि झुके सर को देखा। ए लड़की जाओ यहाँ से। आंखों में चिंगारियां लिए वो दबे दबे गुस्से में कराया। इसके गुस्से पर रूप ने नज़रें उठाकर इस नौजवान की गहरी नीली आंखों में देखा जो पहले ही इसके ज़ख्म देखकर रो रही थी। इसका गुस्सा देखकर इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। अंकल आपको चोट लगी है, वो मैं दवा लगा दूँ, आपको आराम मिलेगा। इसकी कोई हरकत करता ना देख रूप ने आगे बढ़कर इसके हाथ और बाजू से जितना इससे हो सका खून साफ किया और हाथों में ट्यूब लेकर अपने कांपते छोटे छोटे हाथों से इसके जख्म पर लगाई थी। मुझे चोट लगी लगी क्या तुम इसलिए रो रही हो? चुपचाप मरहम लगवाने के बाद इसने एक जगह ठहरी और गहरी सोच में डूबी आंखें इसकी तरफ उठाकर पूछा था। हाँ, सूसू करती सुर्ख नाक और आंखों से बहते आंसू और इसके जवाब को इसने बहुत गौर से सुना और देखा। इसकी बोतल से पानी पीते हुए या गहरी नज़र इस पर डाली। नज़रें झुकाकर इसे अपने हाथ पर लगी उल्टी सीधी मरहम को देखा। रूप कहाँ हो बेटा? यूसुफ साहब की परेशान आवाज़ सामने ही इसके झटके से नज़रें उठाकर अपनी पानी की बोतल की तरफ देखा और इसे वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इसके बढ़ाने पर चुपचाप बोतल पकड़कर वो वापस अपने आंसू साफ करते हुए अपने दादा की तरफ बढ़ गए थे। इसके जाते ही एक झटके से उठकर गाड़ी की छत से इसने इस लड़की को यूसुफ साहब से लिपटते देखा और इन गहरी नीली आंखों ने रूप का तब तक पीछा किया जब तक वह नज़रों से ओझल नहीं होगी। रो रही थी मेरे लिए। माँ ने कहा था हमारे दुख में तकलीफ़ में वही इंसान हमारे लिए रोते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे साथ मुखलिस हों। मुझे आज तक लगता रहा मेरा घर बिखरने के बाद मेरे पास कोई नहीं बचा, लेकिन मैं गलत था। ये लड़की मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए रोती है, मेरे ज़ख्म से तकलीफ़ देती है। मैं अब इसको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हर जिस तरह मेरे बाकी अपने मुझसे छीन लिए गए मैं इसे किसी को छीनने नहीं दूंगा। इस वक्त मैं कमज़ोर था, लेकिन अब मैं मज़ीद नहीं रहूँगा। अब जो मेरा है वो मुझे कोई नहीं छीन सकता। जुनूनी अंदाज में कहते हुए इसने एक हाथ से अपनी गर्दन को मसला था। पापा, अरे मेरी गुड़िया रानी। दोनों हाथ फैलाकर इसे बाजू में भरते सूद ने रूप को के फूले फूले गालों को चूमा था। पापा, आज मैंने एक ही हेल्प की, वो ज़ख्मी था। मैंने इसकी अपनी बोतल से पानी दिया और इसे मरहम भी लगाई। अरे वाह मेरा ब्रेव बेटा। पापा, आपने अरसल भैया के लिए शॉपिंग की? हाँ बेटा, हमने आपके भैया के लिए शॉपिंग की है। मेरी छोटी सी गुड़िया को सबका ध्यान रहता है। एक बार फिर इसके गाल को चूमते हुए इसने कुरत को आवाज़ लगाई थी। सूद ने नोट किया था इसके डैड आज कुछ ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे। एक नज़र इनके परेशान चेहरे पर डालकर इसने लब भेजे थे और उनकी परेशानी का घर जाकर पता लगाने का इरादा रखते हुए इसने कुरत की तरफ देखा था जो मुस्कुराते हुए इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। एक सुकून भरा सांस लेकर इसने एक हाथ से ट्रॉली घसीटी। कुरत भी सूद के बराबर में चलती हुई रूह की बातों का जवाब दे रही थी। यूसुफ साहब इनसे कुछ आगे होकर चल रहे थे और तभी एक दुकान का दरवाज़ा खोलकर कोई बाहर आया। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाकर इसे इन तीनों को एक साथ जाते देखा था। असूद मलिक, जान गया हूँ मैं तुम्हारी हर कमज़ोरी, अब बस इंतज़ार करो मेरे वार का। मैंने केस सा हंसते हुए इसने एक कदम इन्हीं के पीछे बढ़ा दिए थे। सब ठीक हो गया था, सब सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन क्या आगे भी सब ठीक रहने वाला था या फिर कोई तूफान इनका सब बिखेरने के लिए तैयार हो रहा था? कहीं दोस्तियाँ रोज़ बरोज़ गहरी से गहरी होती जा रही थी, कहीं दुश्मनी वार करने के लिए तैयार बैठा था, तो कहीं एक नए जुनून से सर उठा लिया था। ख़त्म शुद। तो आई होप आप लोगों को नावल अच्छा लगा होगा। मुझे तो नावल अच्छा लगा था। अच्छा लगा है, अपनी राय कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी ज़िंदगी बाय द बेस्ट नावल सीज़न 2 भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। कल से स्टार्ट करूँगी, आज से ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।